हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमने बात करनी है एक टेक्नोलॉजी स्टॉक की, अमेरिका में जो लिस्टेड है नैस्डैक पे, और उसका नाम है क्वालकॉम। ये शायद आपने, आई डोंट नो, आपने सुना है इसका नाम या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके मोबाइल में मेनली जो एंड्रॉयड के जो मोबाइल्स हैं मोस्टली, सैमसंग वगैरह या दूसरे जो मोबाइल्स हैं, उनमें जो चिप लगती है जिससे वो चलते हैं वो स्नैपड्रैगन की चिप होती है, और जो कि क्वालकॉम बनाता है। ठीक है, होप्सो कईयों को याद आ गया होगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की जो चिप्स होती हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन्स में डलती हैं, और यही बनाते हैं उनकी चिप्स। और इसी स्टॉक को आज एनालाइज करेंगे कि अगर आज आप इसमें पैसे डालते हैं तो किस तरह का आपको रिटर्न मिल सकता है इससे। सबसे पहले अगर हम देखें तो वही है इनका, मेनली ड्रैगन प्रोसेसर्स ये लोग बनाते हैं। उसके अलावा मॉडम्स और छोटे मॉडम्स बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, जिससे 5G 4G वाईफाई ये सब चलता है आपके फ़ोन पे और कंप्यूटर्स पे। और लाइसेंसिंग का भी इनका काम है। पेटेंट्स हैं इनके पास, अराउंड 1 लाख से ऊपर जो है इनके पास पेटेंट्स हैं। और 80% वैसे इनका रेवेन्यू जो है वो इनकी चिप्स के थ्रू ही आता है। जो भी ये लोग चिप्स वगैरह बनाते हैं, स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स बनाते हैं और फ़ोन्स में जो डलते हैं। और 20% जो है वो लाइसेंसेस ये लोग देते हैं। बाकी जो मैन्युफैक्चरर है वो जब क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की चिप्स जो हैं वो अपने फ़ोन में डालकर बेचते हैं तो इन्हें उनसे रॉयल्टी आती है ना। और इसके अलावा इनके पास काफ़ी सारे पेटेंट्स हैं जो कि जिससे इनके बिजनेस में जो इनके चिप्स ये लोग बनाते हैं वो कोई और नहीं बना सकता। वैसे इनका एक कॉम्पिटिटर भी है, मीडिया टेक, अगर आपने सुना हो। मीडिया टेक की भी प्रोसेसर चिप्स जो हैं वो मोबाइल फ़ोन्स में डलती हैं एंड्रॉयड में। एप्पल की तो उनकी खुद की ही होती है, तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा। यही है इनका बिजनेस मॉडल। मेनली 80% जो है वो चिप्स बेच कर आता है, बाकी 20% जो रॉयल्टीज से आता है। पर फ़ोन जब वो बिकता है तो उससे भी रॉयल्टी आती है। और अभी जो इनका रिसेंटली रिज़ल्ट आया है 30 जुलाई को, आई थिंक कॉन कॉल हुई थी, तो सेकंड क्वार्टर का रिज़ल्ट आया है। उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या आप यहाँ से क्वालकॉम में पैसे डाल सकते हैं या नहीं। सेल्स ग्रोथ तो देखें तो सेल्स ग्रोथ जो है वो 15% अप है ईयर ऑन ईयर। तो ठीक है, नंबर डिसेंट है, कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। मैंने हिम्स एंड हर्स पे भी एक वीडियो बनाई थी, उनके नंबर्स थोड़े बेटर थे। लेकिन वो हेल्थ सेक्टर का स्टॉक है, वो प्लेटफॉर्म बिजनेस है, और ये एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी स्टॉक है। तो 15% की ग्रोथ सेल्स में है और 15% की ही प्रॉफिट में है। मतलब उतनी ही है जितनी इनको सेल हो रही है, उतना ही इनको प्रॉफिट भी हो रहा है। और मार्जिन्स भी इनके अच्छे हैं, अराउंड 20-25% के मार्जिन्स हैं। और अगर कैश फ्लो को भी हम देख लें तो कैश फ्लो थोड़ा डाउन है पिछले साल के मुकाबले इस क्वार्टर में। मेनली वो तो चलता रहता है, कई बार रिसीवेबल्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, हमें पैसे टाइम पे नहीं आ पाते। तो कैश फ्लो वैसे पॉजिटिव है और कंपनी डिविडेंड भी देती है। और ये अक्सर कंपनी जो है, ये फ्री कैश फ्लो जो इनके पास होता है, अपने कैपेक्स को निकाल के ये लोग जो कैश इनके पास बचता है, जो फ्री कैश फ्लो हम जिसको बोलते हैं, उसे पिछले साल इन्होंने 75% डिविडेंड्स में दे दिया। और इस साल में भी कंपनी ने कहा है, मैनेजमेंट गाइडेंस ने, कि हम 100% भी दे सकते हैं। यानी कि सारा का सारा फ्री कैश फ्लो ये लोग डिविडेंड्स में कम दे देंगे। उसके अलावा भी ये लोग बायबैक वगैरह करते रहते हैं शेयर को, ताकि आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो जाएं और ईपीएस को सपोर्ट मिले, ताकि शेयर प्राइस बढ़े। शेयर प्राइस इनका कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया है पिछले 1-1.5 साल से तो। लेकिन मीडिया में थोड़ी इसकी चर्चा है कि फ्यूचर में शायद ये लोग अच्छा कर जाएं। मैनेजमेंट गाइडेंस जो अगर उन्होंने अपने अर्निंग्स कॉल में जो दी है, वो पोटेंशियल उन्होंने बताया है। नंबर तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जिस ग्रोथ रेट से हम बढ़ रहे हैं तो उसी से बढ़ते रहेंगे, यानी वही 10-15% के बीच शायद रहेगी इनकी ग्रोथ। और सेल्स की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा उन्होंने यही कहा कि 100% का फ्री कैश फ्लो देते रहेंगे। बेसिकली कंपनी जो है वो, मुझे लगता है कि अगर आप पीयर्स से कंपेयर करें, एनवीडिया, ब्रॉडकॉम पे भी मैंने वीडियो किया था, तो उनसे तो थोड़ी सी नीचे ही मैं मानूंगा इन्हें। कंपनी छोटी भी है, वो कहाँ 4 ट्रिलियन की कंपनी है ना एनवीडिया तो पर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि
अगर आप 15% की ग्रोथ कर रहे हैं और आप 1 ट्रिलियन की कंपनी भी नहीं है, तो फिर अब इससे ज़्यादा हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे, है ना? क्योंकि आप देखिए कि जितनी छोटी कंपनी होती है ना, उसके लिए ग्रो करना ईजी होना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, उनके लिए एक्सपेंशन का जो ट्रैजेक्टरी है वो अभी पड़ी हुई है। अब एनवीडिया 4 ट्रिलियन इतनी बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी। अब यहाँ से अगर वो 15 to 20% ग्रोथ करती है, तो हम मान सकते हैं कि हाँ, मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी होगी। अब कितनी ज़्यादा ग्रोथ क्या ही दिखाएगी, है ना? तो मुझे लगता है कि ज़्यादा हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए क्वालकॉम से, तो स्पेशली। और अक्सर मैं भी कहता हूँ कि जो कंपनी ना ज़्यादा डिविडेंड्स देती हो, या फिर मतलब कि बायबैक्स करती हो, वो फिर आप समझिए कि डिविडेंड्स और बायबैक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि कंपनी तब देती है जब उन्हें पता है कि शेयर प्राइस जो है वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ग्रोथ नहीं है बेसिकली। जब ग्रोथ होती है ना, तो कंपनी डिविडेंड्स नहीं देती। उस कंपनी में वो जो पैसा बचता है उनके पास, वो उसे और इन्वेस्ट करती है, और तभी उस टाइम पे हमें फ्री कैश फ्लो उस कंपनी में नहीं मिलता, और हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, अगर कंपनी ज़्यादा छोटी है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी हमें नेगेटिव में मिलता है। तो वैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस और फ्री कैश फ्लो होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसे डिविडेंड्स और बायबैक्स में यूज़ कर रहे हैं ना, तो फिर वहाँ पे रेड फ्लैग खड़ा हो जाता है। वहाँ से फिर आपको कोई ज़्यादा बड़ा रिटर्न नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा क्वालकॉम रिटर्न बना नहीं सकता, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न नहीं बना पाएगा, है ना? तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने ब्रॉडकॉम की वीडियो देखी हो, तो ब्रॉडकॉम मुझे लगता है इनसे अच्छे फिगर्स उन्होंने रिपोर्ट किए थे क्वालकॉम से, तो वैसे ही देखना पड़ेगा। और अगर हम अब वैल्यूएशन भी देख लें, अगर जल्दी से जल्दी, तो वैल्यूएशन तो मुझे लगता है ठीक ही है। इनकी रिटर्न ऑन एक्विटी वैसे 50% की रिटर्न ऑन एक्विटी है, तो बिजनेस तो ठीक है इनका, कोई ज़्यादा नहीं, मतलब ख़राब ही नहीं है बिजनेस में, बस ग्रोथ नहीं है। क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आपने ग्रोथ के पीछे जाना है। जहाँ ग्रोथ होगी वहीं अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा। अर्निंग पर शेयर इनका बढ़ेगा बायबैक्स के थ्रू, ठीक है ना? अगर कंपनी आपका अपना अर्निंग पर शेयर देखिए कैसे बढ़ता है, प्रॉफिट जब बढ़ता है तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, ठीक है? या फिर अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट ओवर आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है? आपने इन दोनों को ही आप हिला सकते हैं, तभी अर्निंग पर शेयर जो है वो ऊपर नीचे होगा। तो अगर कोई कंपनी नेट प्रॉफिट बढ़ाती है, तो अर्निंग पर शेयर अपने आप बढ़ेगा, एज लॉन्ग एज वो एक्विटी डाइल्यूट नहीं कर रही, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स वहीं खड़े हैं, ठीक है? समझिए इस बात को, है ना? जो मैथ्स जानते हैं अच्छे से, उन्हें पता होगा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैसे आपस में वर्क करते हैं ना। तो जो कंपनी जब शेयर बायबैक करती है ना, बार बार बायबैक्स करती है जो कंपनी, तो वो आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स को कम करती है, ताकि अर्निंग पर शेयर और बढ़ सके। बिकॉज प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहा है, 15% से ही बढ़ पा रहा है, और कंपनी को लगता है कि शायद हमें ही खुद शेयर बायबैक करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स को कम करना पड़ेगा, तभी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, कॉन्सिक्वेंटली स्टॉक प्राइस भी तभी बढ़ेगा, ठीक है ना? तो ये रिलेशन होता है बेसिकली, कि कंपनी जब बायबैक करती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि शायद कंपनी का स्टॉक प्राइस अर्निंग पर शेयर को बढ़ने में स्ट्रगल होगी, तभी कंपनी बायबैक कर रही है। और डिविडेंड्स का भी सेम ही होता है। डिविडेंड सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है, और अर्निंग पर शेयर जो है वो आपको कैपिटल गेन्स देता है। तो अब देख लेते हैं आरओई तो इनका ठीक है, पी रेशो भी देख लेते हैं, अगर आपने स्टिल इसमें पैसे डालने हैं तो। अर्निंग पर शेयर हाँ, 20 का पी रेशो है। तो वही बात है कि पी रेशो ना सेंटीमेंट भी बताता है हमें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप पी रेशो को बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यूएशन एस्पेक्ट है कंपनी का, पी रेशो। तो पी रेशो अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो दो ही रीज़न होते हैं, ठीक है? एक सबसे बड़ा जो लॉजिकल रीज़न होता है कि कंपनी में ग्रोथ है, और उसकी वजह से जो लोग हैं उसके प्राइस को ज़रूरत से ज़्यादा इन्फ्लेट कर देते हैं, और पी रेशो ज़्यादा बढ़ जाता है, और वहाँ कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड हो जाती है। क्योंकि अर्निंग पर शेयर पी रेशो क्या है? पी रेशो है हाउ मेनी टाइम्स आर यू गिविंग मनी टू द स्टॉक टू अर्न इट्स वन अर्निंग पर शेयर दैट इट्स गिविंग, राइट? सो
वही बात है कि जब 20 का पी है तो इसका मतलब यही है कि लोगों को ये लगता है कि कंपनी में ग्रोथ नहीं है, तभी इतना कम है ना। तो आप बाकी हमेशा पीयर से कंपेयर करिए, ठीक है। अगर बाकी सारे जो बाकी बड़े जायंट्स हैं जिनमें ग्रोथ है, उनका पी रेशो देखिए आप कहाँ है ना। तो इस माहौल में अगर क्वालकॉम अगर ग्रोथ कम दिखा रही है ना, एज कम्पेयर टू इट्स कम्पेटिटर्स, तभी उसका पी रेशो कम है, तक क्योंकि लोग उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। लेकिन स्टिल मुझे लगता है 20 का पी रेशो अगर आप लेते हैं तो ये आपको साल का 10-11% का रिटर्न स्टॉक ये दे ही देगा, क्योंकि इतनी ही इसमें ग्रोथ है, उससे ज़्यादा नहीं है। और अगर आपको कोई स्टिल बेटर अपॉर्चुनिटी देखनी है तो फिर और तो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि 10% या 11% से तो कुछ ज़्यादा खास नहीं बनता है ना। अगर आपने मार्केट में पैसे डालने हैं तो ऑब्वियसली आपके एम्स बड़े होने चाहिए, आपको ग्रोथ ज़्यादा चेज़ करनी चाहिए, है ना, कि कम से कम 3-4 साल में कम से कम डबल तो हो पैसा, है ना, कम से कम। तो वही उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। बाकी आप बताइएगा कमेंट्स में अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ क्वालकॉम के रिलेटेड। बाकी मुझे तो कोई ख़ास नहीं लगी कंपनी, ठीक ठाक इनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी तभी इतनी अच्छी है 50%। लेकिन ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है सबसे मसला। एज एन इन्वेस्टर मुझे ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा एज एन इन्वेस्टर। सो यही थी आज की वीडियो। आप मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंपनी के साथ, किसी और स्टॉक के साथ। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। थैंक यू।